स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले तुषार की जर्नी के बारे में पता चलता है। इसमें जो तुषार है वो अपनी फ्रेंड की वेडिंग में जा रहा है और उसके अंकल उससे एक क्वेश्चन बताते हैं उसको कि क्या तुम जानते हो कि करीबन 150 साल पहले तक ट्रेन्स नहीं थी और जो बसेस हैं वो करीबन उसके 20 या 30 साल बाद ही आई हैं। तो तुषार ये सोच के ना काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि अगर ये सारी चीज़ें इतनी लेट आई हैं, सिर्फ 150 साल ही हुए हैं ट्रेन्स को आए हुए, उनके कुछ ही सालों बाद बसेस आई हैं, तो लोग पहले कैसे ट्रैवल करते थे? कैसे लोग ट्रैवल करते थे पहले? हाउ? कैसे कैसे ट्रैवल करते थे? और छोटे डिस्टेंसेस को कैसे ट्रैवल करते थे कम टाइम के अंदर? बड़े डिस्टेंसेस को कैसे ट्रैवल करते थे? क्या वो वहीं रहते थे हमेशा से जहाँ वो थे? ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं स्टूडेंट्स, जब हम सोचते हैं कि हमारे पुराने टाइम के एंसेस्टर्स कैसे ट्रैवल करते होंगे, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, कितना टाइम लगता होगा, कैसे टाइम को की वो बचत करते थे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। द अर्लीस्ट पीपल, वाई दे वर ऑन द मूव। अब बात तो है, ठीक है, अब लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? पिछले चैप्टर में स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन था ना कि लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। आज के टाइम में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? आज के टाइम में लोग ट्रैवल करते हैं घूमने के लिए, है ना। एक जगह से दूसरी जगह हम क्यों ट्रैवल करते हैं? हम ट्रैवल करते हैं क्योंकि हम घूमना फिरना चाहते हैं, हम लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, दुनिया को देखना चाहते हैं। पुराने टाइम में लोग क्यों ट्रैवल करते होंगे, अगर वो करते भी होंगे तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? ये जो हमारा जितना ये पाकिस्तान का और ये इंडिया, ये पूरा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और ये सारे टापू, श्रीलंका स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अफ़गानिस्तान और थोड़ा सा चाइना का एक पहाड़ों का एरिया, ये सब स्टूडेंट्स इंडिया सब कॉन्टिनेंट बनता है। ओके, सो हमें पता है कि लोग सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं करीबन 20 मिलियन सालों से। जो एवोल्यूशन की थ्योरी है हमें यही कहती है कि जो इंसान है वो करीबन 20 लाख सालों से यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में रह रहा है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर्स एंड गैदरर्स। अब जो इस टाइम पे जो लोग रहते थे ना, हम इनको हंटर्स या गैदरर्स कहते हैं। अब पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हंटर्स क्या होते हैं। हंटर्स वो होते हैं जो शिकार करते हैं, खाने को पकड़ते हैं, जानवर खाते हैं। गैदरर्स क्या होते हैं? जो खाने को जमा करते हैं। जमा करते हैं, क्या जमा करते हैं? प्लांट्स, रूट्स, फल, पत्तियाँ, जो भी चीज़ें हम खा सकते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे कॉट देयर फूड। अब जिस तरीके से वो खाना पकड़ते हैं उसके नाम से उसको ये नाम मिला है। जर्नली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered food, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. The immense variety of plant in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was extremely important means to obtaining a fruit. अब स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया की बहुत खास बात है, इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का क्या मतलब होता है? ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फूड की वैरायटीज़ उग सकती हैं। ये रीजन काफ़ी फेवरेबल है फ्लोरा और फोना के उगने के लिए। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मतलब होता है हमारे सारे प्लांट्स वगैरह वगैरह। और फोना क्या होता है? वहाँ रहने वाले सारे एनिमल्स वगैरह। अब साइंस में इसके बारे में आप सही से और पढ़ोगे। सो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है और इंडिया के अंदर वो है। तो इंडिया में खाने की कभी कमी नहीं हुई है। इसका से स्टार्टिंग में जब लोग इंडिया में आए, हमारे अर्ली मीन्स जो इंडिया में आए वो इसलिए आए क्योंकि इंडिया में ट्रॉपिकल एरिया था, इंडिया में खाने की कोई कमी नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। नन ऑफ दीज थिंग्स वर ईजी टू डू। अब खाने की कमी नहीं तो समझ ये नहीं कि खाने पकड़ना आसान नहीं है, राइट। हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ में खाना है, बहुत सारी, लेकिन उसको पकड़ना आसान नहीं है। There are several animals that run faster than us, many that are stronger. अब बात रही हंटर्स की, तो बहुत सारे ऐसा खाना जो हमसे तेज़ भागता है, हमसे तेज़ दौड़ता है, हमसे तो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ प्रेडिटर्स भी हैं। प्रेडिटर्स वो होते हैं जो शिकारी, और वो किसको पकड़ते हैं? वो शिकार को पकड़ते हैं। वो क्या कहते हैं? प्रे होता है शिकार, प्रेडेटर होता है शिकारी। तो शिकारियों की कमी नहीं है, और इंसान काफ़ी हद तक एक शिकार है, क्योंकि इंसान तेज़ नहीं भाग सकता, वो इतना ताकतवर नहीं है। तो उसके लिए इंसानों को ताकतवर बनना था। अब ताकतवर बनना थोड़ा मुश्किल है, तो इंसानों को चतुर बनना था, इतना कि वो छिप सके। तो वो छिप के शिकार करते थे, जानवर से छिप के बचते थे।
ऐसे वो लाइफ जीते थे अपनी। टू हंट एनिमल्स, कैच फिश एंड बर्ड्स, पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस इन माइंड। अब तुम खाने को शिकार करने जा रहे हो, कहीं तुम खुद किसी का शिकार ना बन जाओ, कोई तुम्हें ना खा ले, तो उसके लिए तुम्हें अलर्ट होना पड़ेगा, चतुर होना पड़ेगा, तुम्हें अपनी डायरेक्शन हर जगह रखनी होगी कि हो क्या रहा है आसपास, है ना। तुम्हें क्विक होना पड़ेगा कि मान लो पीछे से अटैक आ गई तो इतना तो हो कि तुम भाग पाओ। और तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे माइंड का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें पता हो कि हो क्या रहा है, राइट स्टूडेंट्स। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स ऑफ पार्ट्स आर एडिबल और नॉट। अब स्टूडेंट्स ये बात तो हुई हंटिंग की, अब बात करते हैं गैदरिंग की। अब प्लांट्स को जमा करने के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट हम खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम खा सकते हैं, कुछ को नहीं खा सकते। कुछ प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स खा सकते हैं लेकिन हम उसके स्टेम नहीं खा सकते। कुछ प्लांट्स की हम स्टेम्स खा सकते हैं, रूट्स खा सकते हैं, लेकिन उनकी लीव्स नहीं खा सकते। कुछ प्लांट्स की लीव्स एक जैसी दिखती है लेकिन वो दो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, एक पॉइजनस है दूसरी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं मशरूम्स का स्टूडेंट्स। मशरूम्स की बहुत वैरायटीज़ होती हैं और हमें क्या पता कौन सा मशरूम पॉइजनस है और कौन सा नहीं है, राइट। तो इस कारण से गैदरर्स को ये पता होना ज़रूरी था कि कौन सा प्लांट आप खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते हैं, राइट। हमें ये फाइंड आउट करना था कि कौन से पार्ट प्लांट का एडिबल है, दैट इज हम सब खा सकते हैं। यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स रिपन। अब खाने को जमा करने में प्लांट्स वगैरह में एक और चीज़ भी तो आती है, फ्रूट्स। अब कौन सा फ्रूट कहाँ उगता है, कब उगता है, ये भी तो पता होना चाहिए। कुछ फ्रूट्स सर्दियों में आते हैं, कुछ फ्रूट्स गर्मियों में आते हैं, कुछ बरसातों के मौसम में आते हैं। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, अभी कौन कौन से फ्रूट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स, नीचे आप कमेंट करके बताओ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी अगर हम खाने को जमा करने वाले हैं, खाने का शिकार करने वाले हैं। लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैड। इन बच्चों को अब क्या सिखाया जाता होगा जो इन कम्युनिटीज़ में रहते होंगे, इनको ये सिखाया जाता होगा कि खाना कैसे जमा करते हैं, हंट कैसे करते हैं, शिकार कैसे करते हैं, शिकार को करने के लिए जो वेपन्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, शिकारी बनने से कैसे बचा जाता है, कैसे बचा जाता है कि कोई तुम्हें ना खा जाए, कैसे खाना जमा करते हैं, कैसे हमें पता हो कौन सी चीज़ हम खा सकते कौन सा नहीं खा सकते, कौन से प्लांट्स खा सकते, कौन से फ्रूट्स नहीं खा सकते, कौन सी रूट्स खा सकते, कौन से बीज खा सकते हैं। ये सब सिखाया जाता होगा इन स्टूडेंट्स, यहाँ के बच्चों को, ताकि ये जो इनको नई नई नॉलेज मिलती है ये ख़त्म ना हो, ये बढ़ती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इनके बारे में जानते रहें। अब क्या इनके आपके पास कोई ऐसी खाने की स्किल्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स, नीचे कमेंट करके बताना। क्या आप कुछ किसी के पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है कि जैसे उसको पता होता है कि कौन से मशरूम जहरीले हैं या नहीं है, या उसकी मम्मी वगैरह या उसकी दादी वगैरह काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड जानते हो उसके बारे में कि कौन से जंगली पौधे को हम खा सकते कौन से नहीं खा सकते। कुछ भी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल हो किसी के भी पास तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना ताकि हम सबको भी पता चले। There are at least 4 reasons why hunters and gatherers from move places to places. अब हमें स्टूडेंट्स ये चीज़ पता चलती है कि अब जो हंटर्स और गैदरर्स हैं ना, ये एक जगह पे नहीं रहते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते थे। अब क्यों करते रहते थे, अब उसके बारे में हम अब पता लगाएंगे इसमें अंदर। फर्स्ट, if they had to stay at one place for a long time, they will have to eaten up all the available plants and animal resources. सबसे पहला रीज़न तो यही है स्टूडेंट्स, अगर वो एक जगह पे ज़्यादा समय तक रहेंगे तो वो सारा खाना खा लेंगे जितना भी अवेलेबल होगा, क्योंकि ना वो उगा रहे हैं ना वो पाल रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्टूडेंट्स धीरे धीरे करके समय के साथ साथ अपने आप उगी हैं आसपास, और उनको कोई दूसरा उगाने वाला नहीं है। इसका से अगर वो एक बार कोई चीज़ खा लें, कोई पौधा खा लें, तो वो पौधा ख़त्म ना, वो पौधा दोबारा तो नहीं उग सकता ना। कोई एनिमल खा लेंगे वो सारे, तो वो एनिमल दोबारा तो नहीं पैदा होंगे क्योंकि हमने उनको पाला थोड़ी था। इसी तरीके से ताकि खाने की कमी एक जगह पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए उस एरिया में, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने की तलाश में। सेकेंड रीज़न क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे or in the case of deer, wild animals in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. एक और दूसरा रीज़न है स्टूडेंट्स कि जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग हंटर्स थे, तो अगर शिकार तुम्हारा जिस जगह जा रहा है तुम भी तो वहीं जाओगे ना। अगर एक लायन है स्टूडेंट्स, अगर उसका शिकार वो ज़ेब्रा या कोई डियर खाने की तलाश में, ग्रास की तलाश में कहीं और जा रहा है, तो लॉयन भी तो वहीं जाएगा ना, वो यहाँ थोड़ी जाएगा। जब तक वो यहाँ आएगा तब तक वो कहीं और चला जाएगा।
राइट? सही डिसीजन तो यही है ना, जहाँ तुम्हारा खाना जा रहा है तुम खाने के पीछे जाओ। तो इस कारण से ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे क्योंकि उनका खाना ट्रैवल करता था। एक जगह से ग्रास कम होगी तो जितने भी बुल्स हैं, कैटल्स हैं, वो दूसरी जगह जाएंगी। जितने एनिमल्स हैं जो खाते हैं, एक सर्दियों का मौसम आ गया मान लो, और किसी एनिमल को सर्दी का मौसम अच्छा नहीं लगता तो गर्मी की साइड जाएगा, तो इंसान भी फिर गर्मी की साइड जाएंगे। थर्ड रीज़न, plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have to move from season to season in search of different kinds of plants. एक और रीज़न ये भी है स्टूडेंट्स कि मान लो क्या, ये सच्ची बात है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं वो सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स देते हैं। सर्दियों में मैंगो नहीं आते, कब आते हैं मैंगो? गर्मियों में आते हैं। सर्दियों में खरबूजे तरबूज नहीं आते, कब आते हैं? गर्मियों में आते हैं, राइट? तो हम उन चीज़ों को सिर्फ गर्मियों में खा सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी जगह पे जाना जहाँ मैंगो उगे हुए हैं, लगे हुए मैंगो के पेड़, लेकिन वो मैंगो ना दें। क्यों? क्योंकि उनका सीज़न नहीं आया। सर्दियों में है, वो सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों में मैंगो के पेड़ पे मैंगो नहीं उगेंगे। इस कारण से स्टूडेंट्स वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, क्योंकि मान लो अभी बरसातों का मौसम चल रहा है और इस जगह पे एक स्पेसिफिक प्लांट अपने फ्रूट्स देता है, और फिर उसके बाद फिर सर्दी का मौसम आता है और फिर वही जगह जाते हैं, क्योंकि इस जगह एक स्पेसिफिक प्लांट है जो एक स्पेसिफिक फ्रूट उनको प्रोवाइड करता है, इसलिए वही जैसे दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। फोर्थ रीज़न क्या है? पीपल, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial मतलब एक कि उनका पानी साल भर ख़त्म नहीं होता। अब क्यों नहीं साल भर ख़त्म होता? क्योंकि ज़्यादातर जो पेरिनियल रिवर्स हैं स्टूडेंट्स वो ग्लेशियर से आती हैं, और ग्लेशियर का पानी कभी मेल्ट नहीं होता। ग्लेशियर क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लेशियर एक बर्फ़ का बड़ा सा पहाड़ होता है जो पिघलता रहता है धीरे धीरे करके। सो वहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता। तो ज़्यादातर जो उससे आती है ना रिवर्स ग्लेशियर से, वो पेरिनियल होती है। एक्सेप्शंस हैं कुछ, ठीक है, ये कॉमन नहीं होता, ऐसा नहीं कि हर एक में होगा। कुछ रिवर्स, मोस्टली सारी रिवर्स पेरिनियल होती है जो ग्लेशियर से आती हैं। अदर्स आर सीजनल, अब कुछ रिवर्स सीजनल होती हैं। नॉर्मली पूरी सर्दी भर जैसे सूखा रहेगा, गर्मियों में पानी आ जाएगा, गर्मियों में पानी आ जाएगा, सर्दियों में सूखा रहेगा, ऐसे होते हैं। People living on their banks will have to go in search of water during the dry seasons, winter or summer. अब जो लोग हैं, मान लो कोई लोग हैं, एक ग्रुप है लोगों का, वो एक रिवर के आसपास रहता है। अब ये रिवर सूखी पड़ गई स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक और रिवर है, तो अब ये सारे लोग इस रिवर के एरिया को छोड़ के इस रिवर में आ जाएंगे जहाँ पानी बह रहा है, और जब यहाँ का पानी सूख जाएगा तो वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि तब तक यहाँ का पानी भर जाएगा। तो इसलिए वो ऐसे ट्रैवल करते थे। Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they traveled on foot. So students, एक और चीज़ भी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि कभी कभी लोग ट्रैवल करते हैं स्पेसिफिकली अपने लोगों से मिलने के लिए। मान लो दो ट्राइब ग्रुप्स एक जगह से दूसरी जगह रहती हैं, तो वहाँ कुछ रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ उनसे लोग मिलने जाते होंगे या नहीं जाते होंगे? जाते होंगे। उनके दोस्त रहते हैं, ट्रैवल रिलेटिव्स होते हैं ट्राइब ग्रुप्स के, तो वो उससे मिलने जाते होंगे। और एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, अभी तक इंसानों ने पहिए डिस्कवर नहीं करे थे, और जब हम कहते हैं कि पहिए डिस्कवर नहीं हुए, इसका मतलब ये कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अब तक डिस्कवर नहीं हुआ। सबसे पहले पहिए आते हैं, फिर पहियों के बाद ना वो ब्लॉक कार्ट्स आ जाती हैं, जिनको लोग वहाँ पीछे कुछ एनिमल सा बांध के उसके पीछे वो पहिए से चलाते थे। सबसे पहले तो हमारे पास यही व्हीकल आई थी स्टूडेंट्स। सो अब तक पहिए डिस्कवर नहीं हुए हैं। सो ये सब लोग जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ पैरों पे कर रहे हैं। सो अब क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हो? कैसे आते हो स्कूल? ऐसे तो अभी तो सारे स्कूल बंद हैं, बट जब स्कूल खुले थे पहले 2 साल पहले, तब आप लोग कैसे ट्रैवल करते थे? नीचे कमेंट करके बताना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू यू वॉक फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर होम टू स्कूल? तुम्हारे घर से स्कूल जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है स्टूडेंट्स? कभी गए हो पैदल? मैं गई हूँ स्टूडेंट्स पैदल, और मेरा जो घर है वो मेरे स्कूल से करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर था। तो मुझे याद है स्टूडेंट्स, हाँ, मुझे करीबन 20 से 25 मिनट, आधा घंटा तक लगता था मुझे ट्रैवल करने के लिए। स्टूडेंट्स, आपको कितना लगता है? कमेंट करके बताना अगर आप कभी गए हो स्कूल में पैदल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू यू इफ़ यू टुक अ बस और रोड अ बाइसिकल? और कितनी देर लगती है जब आप बस से जाते हो या बाइसिकल से जाते हो? मैं तो कभी नहीं गई इन दोनों से, तो मुझे नहीं पता। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? अब हम इन लोगों के बारे में सब जानते कैसे हैं? हमें कैसे पता ये लोग शिकार करते थे? हमें कैसे पता ये लोग शिकार कैसे करते थे? हमें कैसे पता ये लोग खाना जमा करते थे? ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हमें कैसे पता? अब पता लगाते हैं कैसे पता है। आर्कियोलॉजिस्ट have
found some of the things hunters and gatherers made and used. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाया है जो हंटर्स और गैदरर्स बनाते थे और यूज़ करते थे. अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो ज़मीन को खोदते हैं और ज़मीन के अंदर जो परतें होती हैं ना उनको वो लोग खोद खोद के पुराने टाइम की चीज़ें निकालते हैं. अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे टाइम बीतता है ना मिट्टी की लेयर्स बढ़ती रहती है, मिट्टी के ऊपर एक और लेयर जमती रहती है. अब जो जिस मिट्टी की लेयर पे आप लोग अभी स्टूडेंट्स खड़े हो ना, जो आपकी अभी लेटेस्ट है, ये करीबन मुश्किल से 50 साल पुरानी लेयर है. अगर हम इसको खोदोगे ना थोड़ा सा तो उसके नीचे जो लेयर आएगी वो लेयर होगी जो करीबन 100 साल पहले होगी. स्टूडेंट्स 100 साल पहले लोग उस मिट्टी की लेयर पे चलते होंगे. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरी लेयर होगी वो करीबन 150 साल 200 साल पुरानी होगी, तीसरी लेयर उससे पुरानी. तो इस तरीके से जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो खुदाई करते हैं और पुरानी मिट्टी की परतों को निकालते हैं और उनसे नई नई चीज़ें निकलती हैं. तो इनसे हमें पता चलता है कि कैसे वो पुराने टाइम के लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन्स वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट. अब ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स और हमें कुछ सबूत भी मिले हैं कि पुराने टाइम के जो लोग थे वो हड्डियों के जानवरों की हड्डियाँ जो खाते थे जिनको हम जमा करते थे मिलती थी उनका, स्टोन्स का और लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे. अब इनमें से सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पत्थरों के जो स्टोन टूल्स थे वो बचे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बोन है वो मिनरल की बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम लेड की बनी होती है ना. समय के साथ साथ ये डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है. वुड भी ऐसी है, बायोडिग्रेडेबल है, समय के साथ साथ ये चीज़ ख़त्म हो जाती है. लेकिन स्टोन्स नहीं होते, स्टोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल बहुत मुश्किल से होते हैं, हो जाते हैं तभी तो रेत बनती है, लेकिन इतने नहीं होते. अभी भी काफ़ी स्टोन्स हैं हमारे पास जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि पुराने टाइम के लोग इन लोग चीज़ों के टूल्स बनाते थे. अब यहाँ हम कुछ स्टोन्स की टूल्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ABCD जिसको लोग यूज़ करते थे. अब देखो स्टूडेंट्स जो ये पूरे स्टोन्स की पिक्चर्स हैं हमें मिली हैं, अभी काफ़ी हद तक आप देख सकते हो. ये देखो इन पे तोड़ के इनको तराशा गया है, राइट. कुछ बनाए गए ना पैटर्न्स तोड़ के. यही तो चीज़ है स्टूडेंट्स. ऐसे गोल पत्थरों का इस्तेमाल करके और ऐसे लाइमस्टोन वाले पत्थरों पे ना चोटें मारी जाती थी इनको कस के, और फिर उनको तराशा जाता था, पॉइंट बनाया जाता था. ये जो पॉइंट आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें करते थे. ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स भी बनाए जाते थे जिनसे वो खाल को उतारते थे जानवरों की बॉडी से, जिनसे वो मीट को काटते थे और बहुत बोन्स के अंदर छेद करते थे. ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं. आपने कभी डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्रीज देखी पुराने टाइम की? उसमें स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कभी देखना आप, टीवी पे आती रहती हैं. ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी मिलेंगी नहीं या वगैरह वगैरह, आती रहती हैं. नेट पे भी सर्च मारो आप, अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो उसका मतलब आप यूट्यूब वगैरह जानते हो, है ना. सर्च मारो से डॉक्यूमेंट्रीज देखो, बहुत मज़ा आएगा, आप पढ़ोगे इन चीज़ों को. तो अब हम आगे पढ़ते हैं. Some of these tools were used to cut meat and bones, scrap, bark. ये लाइक जो पेड़ होता है ना, पेड़ के ऊपर जो उसकी छाल से होती है उसको उतारते. क्यों? ये जो छाल होती है आसानी से जलती है, जलाने की बहुत काम आती है ये. चॉप फूड और रूट्स, फ्रूट्स को काटने के लिए, रूट्स को, जड़ों को छीलने के लिए. सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन्स. अब हो सकता है ऐसे कुछ पत्थरों को बांध के ऐसे करके लकड़ी के साथ जोड़ा गया हो स्टूडेंट्स और हथियार बनाया गया हो, राइट. हमें नहीं पता, हो सकता है इस टूल को ऐसे जोड़ के कुछ ऐसे टूल्स बनाए गए हो जिनका ये लोग इस्तेमाल करते होंगे शिकार करने में, मारने में, लड़ाइयाँ करने में, है ना. अब वो लकड़ियाँ तो सर्वाइव नहीं कर पाई, वो बायोडिग्रेडेबल थे, समय के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन ये टूल्स, स्टोन अभी भी बचे हुए हैं. अब हम स्पीयर्स का भी यूज़ करते थे. स्पीयर्स ऐसे होते थे, एरो बने होते थे, और फिर मतलब ये उल्टा बन गया स्टूडेंट्स, दोबारा से बनाते हैं. ऐसे एरोज़ बने होते थे और वैसे से जुड़े होते थे जिनसे वो शिकार करते थे. बोस बनाते थे ताकि बोस के अंदर वैसे एरो डाल के लोगों मार पाए. जो बू का ये होता था, ये वो होता था, लेदर टाइप होता था, और लकड़ी होती थी जो बेंडेबल होती थी, और उससे फिर शिकार करते थे लोग. हमारे पास हम लोग पत्थरों का यूज़ करके ऐसे बड़े बड़े हथियार भी बनाते थे. ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स पुराने टाइम के स्टार्टिंग के हथियार हैं जिनके हमारे अर्ली मेंस यूज़ करते थे. अब जो लकड़ियाँ हैं वो घर बनाने में यूज़ करती थी. देखा है आपने कभी पुरानी मूवी स्टूडेंट्स, उनमें कैसे घर बने होते हैं, ऐसे उनके ऊपर ऐसे अजीब सी मतलब वो पत्तियाँ लगाई होती हैं और ऐसे घर बने होते हैं. मिट्टी के होते हैं या पता नहीं किस चीज़ों के बने होते हैं, भूसे के, मिट्टी के.
ऐसे में लोग रहने लग गए थे स्टार्टिंग में। वैसे तो पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले लोग केव्स के अंदर रहते थे, फिर केव्स के बाद लोगों ने ऐसे घर बनाने शुरू कर दिए। अभी ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम कैसे वो मिट्टी खोद रहे हैं, इसके अंदर मिट्टी खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसके अंदर देखो हम छेद कर रहे हैं वो लेदर के अंदर। हम आगे पढ़ते हैं। लुक एट द मैप टू बिलो। अभी हम इस मैप पे देखते हैं जो हमें नीचे दिया हुआ है। All the places marked with red triangles are the sites from which archaeologists have found evidence of hunters and gatherers. Many sites were located near the source of water such as rivers or lakes. अब फ्रेंड्स ये सब तो मारो गोली अभी आप लोग, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जो हमारी स्टार्टिंग की सिविलाइजेशन है स्टूडेंट्स वो इस एरिया में आई थी। ये है इंदुस वैली सिविलाइजेशन। आगे आप इसके बारे में बहुत पढ़ोगे, इंदुस वैली, ठीक है। यहाँ क्योंकि बहुत सारी रिवर्स बहती हैं, इंदुस बहती है, फिर उसकी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। सबसे पहले यहाँ सिविलाइजेशन हमें स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो सिविलाइजेशन थी ना ये डिसअपेयर होगी, ख़त्म हो गई, पता नहीं कैसे। हम इसके बारे में आज तक कभी पता नहीं लगा पाए साइंटिस्ट कि कैसे ख़त्म हुई। और उसके बाद फिर हमारी सिविलाइजेशन शुरू होगी यहाँ एक गंगैटिक रीजन में। अब यहाँ पे गंगैटिक रीजन में सिविलाइजेशन इसलिए स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ था लोहे की खदानें, यहाँ पे आयरन मिलता था। यहाँ की जो एरिया ना ये भी काफ़ी फर्टाइल था क्योंकि गंगा रिवर यहाँ से बहती थी यहाँ पे। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन मगधा नाम का खड़ा होता है जिसके बारे में आप आगे और पढ़ोगे। मगधा जो काफ़ी पावरफुल जगह थी, और वो इस कारण से पावरफुल थी क्योंकि वहाँ बहुत सारी खदानें थी उसकी आयरन की, लोहे की, मेटल्स की। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्मिथ से लोहे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा लोहा था हथियार वगैरह बनाने में। जगह काफ़ी अच्छी थी, सब्जियाँ वगैरह फल फ्रूट उगते थे, फर्टाइल लैंड, ऐसे बहुत सारे रीजंस थे। और यहाँ पे लकड़ियाँ भी बहुत थी, यहाँ वो जंगल बहुत थे तो लकड़ियाँ मिलती थी, लकड़ियों से वो बहुत भी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, स्ट्रक्चर्स बनाते थे। अब स्टूडेंट्स तो ये हैं दो रीजन्स, गंगैटिक रीजन और इंदुस रीजन, जो बहुत ग्रो करे हैं। स्टार्टिंग में इंदुस, फिर उसके बाद गंगे रीजन आ गया, और फिर उसके बाद यहीं से पूरी इंडिया में फैला, और फिर उसके बाद ग्रो हुआ। लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, सबसे पहले यहाँ से, फिर यहाँ से। हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। As stones were important, people tried to find places where good quality stones were easily available. Places where stones were found and where people make tools are known as factory sites. Okay. So अब stones की तो हम हथियार बना रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है stones बहुत टाइप के होते हैं। हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे आप बहुत पढ़ोगे कि स्टोन्स की बहुत वैराइटीज़ होती है। एक होती है सेडिमेंट्री, एक होती है हमारी मेटामॉर्फिक, और एक होती है हमारे लाइम स्टोन्स। हमारे पास होते हैं एक तो फिर वो कंपोजिट स्टोन्स टाइप होते हैं जो काफ़ी इजली टूट जाते हैं। क्ले स्टोन्स होते हैं हमारे पास, बेटनाइट होते हैं हमारे पास, लाइम स्टोन्स होते हैं हमारे पास, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये सारे पत्थर होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के। अब जो पत्थर की वैरायटी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कौन सा पत्थर कितना मजबूत है और कौन सा पत्थर कितना हल्का है और कितनी आसानी से टूट सकता है। सबसे ईज़िली तरीके से टूटने वाले पत्थर होते हैं स्टूडेंट्स लाइम स्टोन्स, जो बहुत ईज़िली टूट जाते हैं। उनसे कभी हथियार नहीं बन सकते क्योंकि वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। जो ये पुराने टाइम के हमारे एशियन अर्ली मैंस थे, ये लोग जिन पत्थरों से हथियार बनाते थे वो ज़्यादा लावा रॉक्स होती थी, क्योंकि लावा रॉक्स बहुत ठोस होती थी, बहुत हार्ड होती थी, और उनकी किरछियाँ सी होती थी। वो जब टूटते थे ना वो किरछियों में टूटते थे, और ताकि उनको सही से पॉलिश कर सकते थे हम, शाइन कर सकते थे हम, तो वो उनका यूज़ करते थे ज़्यादातर। या तो राउंड स्टोन से, जैसे गोल गोल से पत्थर होते हैं, उनका भी बहुत यूज़ करा जाता था हथियार वगैरह बनाने में। अब इन स्टोन्स को ढूंढने के लिए भी ना अर्ली मैंस ने जगहें ढूंढी हुई थी जहाँ पे ऐसे पत्थर मिलते थे इन हथियारों को बनाने में। अब ये कुछ एरियाज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लोगों को केव्स वगैरह जहाँ पे लोग रहते थे, और वहाँ से ये लोग हथियार हमें स्टोन्स के मिले हैं, राइट। इन सारी जगहों को फैक्ट्री साइट्स कहते थे जहाँ से ये लोग पत्थर जमा करते थे। How do we know where these factories were? Usually we find blocks of tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect. Chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for longer spell of time. These sites are called habitation cum factory sites. अब ऐसी जगह पे लोग रहते भी थे इन केव्स के अंदर, और यहाँ से आसपास पत्थर जमा करके वो लोग हथियार भी बनाते थे। अब हमें कैसे पता चला यहीं पे लोग रहते थे? स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पेंटिंग्स मिलती केव्स के अंदर लोगों के रहने की। हमें आसपास पत्थरों के टुकड़े मिलते हैं जो नेचुरल फॉर्म में नहीं है। अब नेचुरल फॉर्म में नहीं है इसका मतलब है कि उनको
तोड़ा गया है या हाथों का यूज़ करिए, आप बहुत ऐसे प्रेशर का जो नेचर में अवेलेबल ना, हमने उसको तोड़ तोड़ के तराश के कुछ पेड़ टुकड़े मिले हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे इंसान ने तोड़ तोड़ के, जिनका यूज़ नहीं था उनको फेंक दिए, या जो ख़राब हो गए उनको डाल दिया, इस तरीके से। तो ऐसे हमें पता चलता है कि इन जगह पे इंसान रहते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। साइट्स Sites are places where the remains of things were found. These were things used and left by people. So students, अब sites क्या होती है? Sites मतलब वो जगह हैं जहाँ पे पहले लोग रहते थे और अब वहाँ पे हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल करी जाती थी, जो लोग पहले यहाँ रहते थे, जैसे टूल्स, पोट्रीज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। अब ये लोगों के द्वारा बनाई गई थी और अब लोग क्योंकि वहाँ नहीं रहते, लोगों के द्वारा फिर वहाँ पीछे छोड़ी चली गई, वहाँ पड़ी रह गई, और फिर हम लोगों ने उनको चीज़ों को जमा करा। फिर हम पता लगाते हैं कि वहाँ जो लोग रहते थे वो उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते थे और कैसे यूज़ करते थे। अब ऐसी चीज़ें हमें पानी की सरफेस, हमें धरती की सरफेस पे मिल जाती हैं, सामने पड़ी होती हैं। हमें या तो कभी कभी एक्सकवेट करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, कभी कभी पानी के अंदर होती हैं ये चीज़ें। अब पानी के अंदर कैसे? मान लो वहाँ सुनामी आ गई जहाँ पे लोग रहते थे और फिर वो सारी चीज़ें रिवर के अंदर चली गई, सुनामी आ गई, सारी चीज़ें ओशन में बह गई। ऐसे पानी के अंदर भी चीज़ें मिलती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन दी लेटर चैप्टर्स। हम और भी साइट्स के बारे में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब मेकिंग स्टोन टूल्स। अब स्टोन टूल्स को कैसे बनाते हैं? स्टोन टूल्स वर प्रॉब्ली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। दो टेक्निक्स का यूज़। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। अब वही पत्थर के ऊपर पत्थर मार के, ये देखो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ दिख रहा है हमें, पत्थर के ऊपर पत्थर मार के हम उसको शेप देते थे। द पेबल फ्रॉम विच द स्टोन वॉज मेड वॉज हेल्ड बाई हैंड। जिसको हमें शेप करना, उसको हम हाथ में पकड़ रहे हैं और दूसरे हाथ से हम उसके ऊपर हथौड़े की तरह उस पर वार करते हैं और फिर उसके ऊपर फ्लेक्स तरीके से, मतलब उसकी ना छोटी छोटी किरछियाँ से निकलती है, स्क्रैप्स निकलते हैं और उनसे हम उनको शेप करते थे। और दूसरा होता है प्रेशर फ्लिपिंग। हियर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन फर्म सरफेस। अब इसमें क्या होता है, हम पत्थर को जिसको हम शेप करना है, हम उसको किसी हार्ड सरफेस पे रख देते हैं, मान लो किसी पत्थर पे या किसी लेदर पे या किसी स्किन के ऊपर, और फिर दूसरे पत्थर से या बोन के से उसके ऊपर वार करते थे और उसके बाद उसको शेप करते थे। फाइंडिंग अबाउट फायर। ट्रेसेस ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड हियर। अब जो ये स्टूडेंट्स केव्स वगैरह हैं, अब यहाँ हम बात करें कुरनूल केव की। अब हम जाते हैं, पहले कुरनूल केव देखते हैं कौन सी कुरनूल केव है यहाँ पे। कुरनूल स्टूडेंट्स, कुरनूल आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, देखते हैं। Traces of ashes have been found here. This suggests that people were familiar used with the fire. The fire could have been used for many things, such as source of light, to cook meat, or to scare away animals. So students, जो ये कुरनूल केव का एरिया है, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप की हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एशेस मिली हैं। एशेस मतलब जो राख निकलती है ना स्टूडेंट, जब हम किसी लकड़ियों को जलाते हैं तो जो राख निकलती है उसको ऐश कहते हैं। वहाँ पे हमें ये मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन लोगों को पता था कि कैसे फायर जलाते हैं। मुझे तो स्टूडेंट्स कुरनूल नहीं दिख रहा, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो प्लीज़ बता देना कमेंट करके, मुझे नहीं दिख रहा। बट हाँ, हमें इतना पता है कि इन लोगों ने जिस टाइम पे रहते हैं, इन लोगों ने फायर डिस्कवर कर ली थी। ओके, अब फायर का इस्तेमाल क्या क्या है? फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट, रोशनी देने के लिए, मीट को पकाने के लिए, और एनिमल्स को, जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब इसमें पढ़ते स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एक ऐसे एनवायरनमेंट में शिफ्ट आया। अराउंड 12,000 years ago there was a major change in the climate of the world with the shift to relatively warm conditions. करीबन स्टूडेंट्स माना जाता है, ये एक थ्योरी है ये, कि करीबन 12,000 साल पहले एक ना क्लाइमेट चेंज आया, हमारी धरती का टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो गया, पता नहीं कैसे, पर धरती का टेम्परेचर गर्म हो गया, जिस कारण से जो हमारे प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह थे स्टूडेंट्स, उनको काफ़ी मौका मिला खिलने का और ग्रो करने का और वैराइटीज़ में बनने का। इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रास लैंड्स बने थे स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वैराइटी में ग्रास लैंड्स, काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़त आई इन चीज़ों में। कैसे? एनिमल्स के ना इंक्रीज़ हो गए नंबर्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स बन गए और बहुत सारी हरी हरी ग्रास वादियाँ बन गई, प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा और नए वैराइटीज़ के आ गए। अब स्टूडेंट्स हमें अभी भी नहीं पता कि ये हुआ कैसे था, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ हमारे लिए। ये जो टेम्परेचर था, जो ये नया थोड़ा वार्म टेम्परेचर, इस टेम्परेचर ने हम इंसान की बहुत मदद करी डेवलप करने में खुद को।
Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. अब जो हंटर्स थे ना स्टूडेंट्स, इस क्लाइमेट चेंज की वजह अब हंटर्स ना देखने लग गए कि जो ये प्लांट्स जिनको ये खाते हैं ये कैसे खाना जमा करते हैं, क्या खाना खाते हैं, इनकी हैबिट्स क्या है, ये कब ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग मतलब बच्चे पैदा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कभी शादी करके जितने भी जानवर है बच्चे पैदा करते हैं। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। अब जब हंटर्स ने ये देखना शुरू करा कि लोग कब खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या शिकार करते, तो मे भी इंसानों के दिमाग में आया हुआ कि शायद हम इनको हर्ड करना चाहिए। हर्ड मतलब इनकी रखवाली करनी चाहिए, इनको चरहाना चाहिए या उनको रियर करना चाहिए। रियर मतलब पालना चाहिए अपने एनिमल्स को खुद। फिशिंग भी इंपॉर्टेंट बन गई। अब लोगों को रिवर में पता चला कि लाइक हम फिशेस पकड़ सकते हैं, हम समुद्र में मछलियाँ पकड़ सकते हैं। दिस वॉज ऑल्सो a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. अब यही वो टाइम था स्टूडेंट्स जब क्लाइमेट चेंज आया और वीट और बार्ली जैसे ग्रास जो होते हैं, क्या कहेंगे वो प्लांट्स, ग्रेन्स अपने आप उगने लग गए और लोगों ने नोट करा कि ये अपने आप उग रहे हैं। नोट करा होगा मे भी शायद इन लोगों ने इन चीज़ों को उठाया, इनको पीसा, इनको खा के देखा और उनको इनका टेस्ट अच्छा लगा। वीट मतलब आटा, बार्ले मतलब बाजरा और चावल तो आप जानते ही हो। इनको उन्होंने खा के देखा होगा, उनको इनका टेस्ट अच्छा लगा होगा। फिर इन्होंने ये सीखा कि ये कैसे उगते हैं और फिर इनको भी जमा करके इनको इंसानों ने खुद उगाना शुरू कर दिया। दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। अब जब इन लोगों को उसका टेस्ट अच्छा लगा, मे बी इन लोगों ने सोचा होगा कि चलो इनको उगा के देखते हैं और फिर इंसानों ने प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया खुद। अब नेम्स और डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन गिवन लेंथी नेम्स फ्रॉम द टाइम दैट वी आर स्टडिंग दीज। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड कॉल द पैलियोलिथिक। दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, वर्ड पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। अब जो स्टूडेंट्स ये जो पीरियड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक का मतलब होता है पैलियो वर्ड जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस जिसको लिथिक भी कहते हैं जिसका मतलब होता है स्टोन। अब इसका मतलब ओल्ड स्टोन पीरियड। द नेम पॉइंट्स द टू इम्पोर्टेंट फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। Paleolithic period extends from 2 million years to about 12,000 years ago. अब जो ये Paleolithic period है ये करीबन 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 सालों तक का है। This long stretch of time is divided in lower, middle and upper Paleolithic period. The long span of time covers 99% of human history. अब जो ये पैलियोलिथिक पीरियड है स्टूडेंट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, लोअर, मिडल और अपर। जो हमारा सबसे पहला वाला है लोअर पैलियोलिथिक, उसको हम पैलियोलिथिक ही बोलते हैं। जो हमारा मिडल वाला है पैलियोलिथिक पीरियड है उसको हम कहते हैं मीसो पैलियोलिथिक पीरियड, और जो अपर वाला है उसको हम कहते हैं नियो पैलियोलिथिक पीरियड। ये स्टूडेंट्स आप बड़ी क्लास में करोगे तो टेंशन ना लो इनको याद वगैरह करने की, क्योंकि आपको भी नहीं करना ये सब, लेकिन ये है the period when we find environmental changes beginning 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic period. अब देखो स्टूडेंट्स ये Mesolithic period हमारा आ गया, जिसको हम कहते हैं मिडल स्टोन पीरियड। The stones found during this period are generally tiny and are called microliths. अब इस टाइम में जो भी हमें पत्थर मिलते हैं ना, काफ़ी छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इंसानों ने छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एरोज बनाने शुरू कर दिए और छोटे छोटे शार्प चीज़ें बनानी शुरू कर दी। माइक्रोलिथ्स वर प्रॉब्ली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक देम टूल्स लाइक सॉ, सिकल्स, लाइक ऐसे सॉ से एक ये बनाने के लिए छोटे से उसके छोटे छोटे पत्थर लगा दिए, छोटे छोटे से बड़ा ख़तरनाक से टूल बन गया ऐसी चीज़ें बनाने के लिए। एट द सेम टाइम ओल्ड वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी ओल्ड इन यूज़। छोटे पत्थरों का ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है, लेकिन ऐसा ये नहीं कि पुराने पत्थरों का इस्तेमाल छोड़ दिया। तो ये स्टूडेंट्स हैं। द नेक्स्ट स्टेज वॉज अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, जिसको हम कहते हैं न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड मतलब न्यू स्टोन पीरियड, जिसमें हमें जस्ट उस टाइम पे हमने मेटल्स डिस्कवर करे, हमने लोहा डिस्कवर करा, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कवर करी। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मोर प्लेस इन द लेटर चैप्टर्स। और फिर उसके बाद हम आगे और चीज़ें पढ़ते हैं स्टूडेंट्स की आगे क्या है। पढ़ते हैं रॉक पेंटिंग्स के बारे में। Rock paintings and what they tell us. Many of the caves in which these early people lived here
हैव पेंटिंग्स ऑन दी वॉल्स। अब जो पुराने टाइम के लोग ये हंटर्स गैदरर्स रहते थे ना स्टूडेंट्स, ये केव्स के अंदर रहते थे और केव्स के अंदर हमें पेंटिंग्स मिलती है जो इन लोगों ने बनाई थी। Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings shows wild animals drawn with great accuracy and skills. अब इसके अंदर हमें ना इन पेंटिंग्स में हमें मिलता क्या क्या है, हमें इस पेंटिंग्स के अंदर मिलता है कि कैसे जानवरों के बारे में हमें दिखता है, ये लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं, हमें अलग अलग टाइप के जानवर दिखते हैं, हमें इनके हथियार दिखते हैं और कुछ कुछ टाइम में हमें अजीब अजीब से पिक्चर्स मिलती है जैसे कुछ ये रिचुअल्स कर रहे हो। बहुत सारी अलग अलग टाइप की अर्ली मैन की ड्राइंग्स जिसको हम समझ नहीं पाए हैं और कुछ को हम समझ पाए। हु डिड वॉट, अब बात है ये बनाए क्यों गए और किसने बनाए और किसने क्या बनाया। अभी पेंटिंग्स है तो, लेकिन लोगों ने इनको बनाया तो क्यों बनाया, अब इसको आगे पढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड एंड गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस। हमें अब पता है, ये कितनी बार बताएंगे कि हाँ पुराने टाइम में जो लोग रहते थे हंटर्स और गैदरर्स थे। मेज दे वो खाना प्लांट्स को गैदर करते थे, बनाते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, पेंट करते थे वॉल्स के ऊपर। इज देयर अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड मेन्स मेड टूल्स, वेदर वुमेन पेंटेड मैन गैदर फ्रूट्स और नट्स। अब चीज़ है कौन क्या करता था। अब क्या ऐसा था पुराने टाइम में कि जो मेन है वो शिकार करेंगे, जो वुमेन है वो पेंटिंग्स बनाएगी, या जो मेन है वो खाना बनाएंगे, या जो वुमेन्स है जो गैदर करेंगी खाने को। इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता है। However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together. अब लोग कुछ साइंटिस्ट कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं कि कुछ काम डिवाइड हुआ था, आदमी औरत दोनों काम करते थे डिवाइड करके साथ में। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन बाय वुमेन एंड अदर बाय ओनली मैन। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है जैसे आज के टाइम में है कि कुछ टास्क वुमेन करती होंगी और कुछ टास्क मैन करते होंगे। And again, there could have been different practice in different parts of subcontinent. पर अब ऐसा भी नहीं है कि ये हर जगह होता होगा। मान लो इस एरिया में खाना औरतें बनाती हैं और काम इंसान करते हैं, शिकार वगैरह करने का, और इस रीजन में शिकार औरतें करती हैं और खाना इंसान बनाते हैं, हमें नहीं पता, वो भी डिफर कर सकता है। अब इसमें बढ़ता है ऑस्ट्रिच की। स्टूडेंट्स पहले इंडिया में ऑस्ट्रिच होते थे, हमें पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर ऑस्ट्रिच के अंडे मिलते हैं पटने में महाराष्ट्र के अंदर, और इनके ऊपर हमें दिखता है डिज़ाइंस, इनके जो छिलके इनके ऊपर डिज़ाइंस करे गए हैं स्टूडेंट्स। तो ये बड़ी एक अच्छा फैक्ट है। और लुक क्लोज हंसकी। अब हम हंसकी के बारे में पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर। अब जो हंसकी है यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की पैलियोलिथिक साइट्स दिखती हैं। और पैलियोलिथिक साइट्स मतलब जो सबसे पुराने लोग जहाँ रहते हैं, सबसे पुराने करीबन 12,000 साल पहले से भी पहले। And sometimes a large number of tools used for all sorts of activities were found. यहाँ पे ज़्यादातर हमें tools मिलते हैं जो यूज़ करे जाते होंगे। हैबिटेशन कम साइड फैक्ट्रीज। हैबिटेशन कम साइड फैक्ट्रीज मतलब यहाँ पे लोग रहते भी थे और यहाँ पे वो लोग स्टोन्स वगैरह टूल्स वगैरह जमा करके बनाते भी थे। In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. Some of the sites were close to the springs. Springs मतलब पानी के जो झरने छोटे छोटे से होते हैं ना, उनके आसपास बनी हुई है ताकि पानी आसानी से अवेलेबल हो। मोस्ट ऑफ द टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइम स्टोन। ओके, लाइम स्टोन्स का यूज़ करते थे ये लोग, विच वॉज लोकली अवेलेबल। अब जो ये एरिया था हंसकी का, इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा लाइम स्टोन के पत्थर अवेलेबल, तो ये ज़्यादातर जो स्टोन्स थे लाइम स्टोन के बनाते हैं। और जो मैंने आपको स्टूडेंट्स से बताया कि जो लाइम स्टोन है ये सबसे वीक पत्थरों में से एक है, मतलब ये आसानी से टूट जाता है। एल्सवेयर फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। द पेंटिंग बिलो इज़ अ केव फ्रॉम फ्रांस। ओके, जो एक केव पेंटिंग हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये फ्रांस की केव में हमें मिली थी। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago। अब ये इसको 4 स्कूल के बच्चों ने ढूंढा था करीबन 100 साल पहले। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड अराउंड 20 to 10,000 years ago। कि 20 से 10,000 पहले ये पेंटिंग बनाई गई थी। मेनी ऑफ दीज वर ऑफ एन एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, ऑरक्स, बाइसन, राइनोसॉर्स, रेंडियंस एंड बियर्स। ओके, सो ये सारे एनिमल्स की पिक्चर्स बनाई गई हैं इन केव्स के अंदर। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओरचे, आयरन ओर एंड चारकोल। ओके, सारे पेंटिंग्स इन मिनरल से बनाई गई थी। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमनियल ओकेजन। अब लोग मानते हैं कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये सेरेमनियल ओकेजन मतलब कुछ पूजा वगैरह करने के लिए, कि जैसे हम अभी शिकार करने जाते हैं और फिर वो शायद उन जिसका शिकार करना उन एनिमल की ड्राइंग बनाते होंगे और फिर रिचुअल परफॉर्म करते होंगे कि वो जिसका भी शिकार करने जा रहे हैं वो शिकार उसका हो जाए स्टूडेंट्स। सो इसके लिए लोग सोचते हैं कि हम शायद इस कारण से पेंटिंग्स बनाते होंगे, ये कोई और रीज़न हमें दिखता नहीं। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स।
आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।